नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन ज्योग्राफी। दोस्तों, इसके प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने ज्योग्राफी में पढ़ना शुरू किया था अबाउट द लैंडफॉर्म्स, जिसमें ऑलरेडी हम लोग ग्लेशियर्स के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स, रनिंग वाटर के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स, डेजर्ट लैंडफॉर्म्स और भी बहुत सारों को डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा कि आप इस लेक्चर में देख रहे हो स्क्रीन पे, हम बात करने वाले हैं कार्स्ट लैंडफॉर्म के बारे में, या मैं आसान भाषा में कहूँ लाइमस्टोन के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म के बारे में, या इसका केमिकल फॉर्मूला मैं बोल दूं कि कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म के बारे में, या मैं कह दूं चाक लैंडफॉर्म के बारे में। तो इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज इमेजेस। तो वीडियो को आखिरी तक बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे, बड़े बड़े और टेढ़े नाम हैं। अगर आपने एक बार ये सारी चीजें समझ ली तो बिलीव मी, यू विल नेवर फॉरगेट दिस थ्रू आउट योर लाइफ एंड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने इनके नाम बताए थे अलग अलग, तो मैं पहले वो लिख देता हूं ताकि आपके सामने नाम कुछ भी आए मगर काम हमारा वही करेगा। क्लियर? तो जैसे मैंने बताया था, लाइमस्टोन लैंडफॉर्म आपके सामने लिखा हुआ होगा, या चाक लैंडफॉर्म लिखा होगा, या कार्स्ट लैंडफॉर्म लिखा होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि लाइमस्टोन होता क्या है, क्या केमिकल फॉर्मूला होता है इसका। ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, डेट इज CaCO3। अब जैसे ही मैंने कैल्शियम कार्बोनेट बोला, आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए था कि यार इससे तो कोरल्स बनते हैं। याद आई आपको बात? हमने कोरल्स के टाइम पे पढ़ा था, इसका फेवरेबल टेम्परेचर पढ़ा था, कहाँ पे होते हैं, शैलो वाटर चाहिए नहीं चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए, सलाइन चाहिए, सब बातें हम पढ़ चुके हैं। तो मुझे बताओ कि कैल्शियम कार्बोनेट से आपको कोरल्स याद आए? ठीक है, अगर अब आपको ये याद आया तो आपको ये समझ में आएगा कि लाइमस्टोन और चाक का जो लैंडफॉर्म होता है ये कौन सी टाइप ऑफ रॉक से बनता है। तो ये बनता है सेडिमेंट्री रॉक से। अब अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो भी हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ा हुआ है, जिसमें मैंने आपको इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक बताए थे। जिसमें सेडिमेंट्री रॉक बताते हुए जब मैं आपको ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक में जो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होते हैं उसमें मैंने आपको लाइमस्टोन बताया था, तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि लाइमस्टोन को इसके प्योरेस्ट फॉर्म में, ध्यान रखना, लाइमस्टोन को इसके प्योरेस्ट फॉर्म में कैल्साइट कहा जाता है। क्लियर? या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। और अगर इसमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट हो, क्लियर, मतलब कि CaCO3 और इसमें इसके केमिकल कंपोजिशन में मैग्नीशियम भी प्रेजेंट हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोलोमाइट। तो आपसे हो सकता है कि यूपीएससी पूछ ले कि कैल्शियम कार्बोनेट और डोलोमाइट में क्या डिफरेंस है, या क्या एक दूसरे से किसी भी तरीके से रिलेटेड है। तो आपको बताना है जी हाँ बिल्कुल है। लाइमस्टोन या चाक जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन है, जो कि वाइट होता है, सॉफ्ट होता है, राइट। और साथ ही साथ इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस कारण से हमको लैंडफॉर्म मिलेगा कि ये पानी, या मैं कहूं रेन वाटर में सॉल्युबल होता है। हाँ, अब ये एक और अच्छा सवाल आया। मैंने बहुत आसानी से बोल दिया कि लाइमस्टोन जो होता है वो रेन वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब घुल जाता है। अगर बारिश आएगी इसमें तो ये घुल जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये सिंपल सी एक केमिकल वेदरिंग है। आप खुद सोच के देखो, हम लोगों ने इसके प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में फिजिकल और केमिकल वेदरिंग भी पढ़ी थी। उस फिजिकल और केमिकल वेदरिंग में हमने क्या देखा था कि पानी में कुछ मिनरल्स होते हैं और वो मिनरल्स रिएक्ट करते हैं लैंडफॉर्म के साथ में, ज़मीन के साथ में, अर्थ के साथ में, जो भी आप समझना चाहो, और उससे वेदर आउट करते हैं, इरोड करते हैं मटेरियल को। ये पढ़ा था। तो बिल्कुल उसी तरह जो लाइमस्टोन होता है ना, वो रेन वाटर में सॉल्युबल होता है। अब ये रेन वाटर में क्यों सॉल्युबल होता है, इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि रेन वाटर दोस्तों एटमॉस्फेयर से कैप्चर कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, डेट इज CaCO3, जब मिलते हैं तो ये सॉल्युबल हो जाता है। क्लियर? क्योंकि ये एक वीक एसिड बना देता है। हो सकता है आपसे ये भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस बनाने लग गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ वीक एसिड बनता है या वीक बेस बनता है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। और इसी कारण से अलग अलग कास्ट रीजन बनाए जाते हैं। अब कास्ट जो नाम मैं बार बार ले रहा हूं, ये एक्चुअल में एक देश में एक तरीके के लैंडफॉर्म्स बने थे जहां से रीजन बनाया गया है, कास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूगोस्लोवाकिया। और ये जो यूगोस्लोवाकिया है, राइट, ये अब आता है स्लोवेनिया में। क्या ये नहीं भी पता होगा तो काम बन जाएगा, बट क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी साइड से ये चीज डिलीवर होना चाहिए थी।
इसके बाद में दोस्तों हम लोग कार्स्ट लैंडफॉर्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ कार्स्ट लैंडफॉर्म के द्वारा जो लैंडस्केप बनाई जाती है वो कैसी होती है। तो आपको जवाब मिल सकता है ब्लीक लैंडस्केप। अब हो सकता है कि इसका कोई सिनोनिम यूज़ करके यूपीएससी पूछ ले। ब्लीक का मतलब क्या होता है, मतलब उखड़ी हुई, ऐसा समझ सकते हो, या बैड फॉर्म में, ऐसा समझ सकते हो। और ये बैड फॉर्म में क्यों रहती होगी, आपने कभी सोचा है? क्योंकि अभी मैंने आपको इसका जवाब बताया था इनडायरेक्टली, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होती है। तो जैसे ही पानी गिरता है जगह जगह से, लैंडफॉर्म्स में से वेदर आउट हो जाता है मटेरियल। जैसे ये लैंड है, पानी गिरा, राइट, ये बारिश हुई, कहीं से यहाँ से गिर गया, कहीं से यहाँ से बाहर आ गया, कहीं से यहाँ से, तो सोचो ब्लीक लैंडस्केप ही होगी ना। तो बस इसके बाद में इसमें जो सरफेस ड्रेनेज होता है दोस्तों वो एब्सेंट दिखता है। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, जो कि आप फ्यूचर लेक्चर में मेरे साथ समझोगे। होता क्या है, जैसे मान लो कि ये एक लैंडफॉर्म है। किसका लैंडफॉर्म है? लाइमस्टोन का। अब क्या हुआ, यहाँ पे पानी आया, ठीक है, ये पानी आ गया। तो होता क्या है, पानी कुछ देर तक तो इस पर ट्रैवल करेगा, मगर जैसा मैंने बताया कि ये घुलने वाली चीज़ है, तो हो सकता है इसको यहाँ से नीचे एस्केप रूट मिल जाए, तो ये नीचे चला जाता है पानी, फिर कहीं से निकल के आखिरी में फिर वापस से कहीं इमर्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से इतना जो पोर्शन है, यहाँ पे कोई नदी दिखेगी नहीं, तो जो सरफेस ड्रेनेज है वो यहाँ पे एब्सेंट रहता है, ये बोलने का मतलब है। इसी कारण से जो इसमें पानी फ्लो होता है या जो रिवर फ्लो होती है, दे फ्लो ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। फिर जैसा मैंने बताया कि कहीं दूर जाके इसका रिसर्जेंस होता है, मतलब वापस देखने को मिलता है। तो ये रिसर्जेंस होता क्यों है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें दोस्तों होता कुछ यूँ है कि जब पानी अंडरग्राउंड जाता है, व्हेन वाटर रीचेस अंडरग्राउंड, तो ये किस पे जाके मिल जाएगा? लाइमस्टोन के बेस पे, बेस ऑफ लाइमस्टोन। और यहाँ पे इसको मिलेगी नॉन पोरस रॉक्स। अब ये नॉन पोरस रॉक्स का क्या मतलब है? मतलब कि जहाँ से अब पानी नीचे नहीं जाएगा। तो इस टाइम पे एज अ स्प्रिंग री इमर्ज होती है नदी या पानी, और हमें देखने को मिलता है। तो स्प्रिंग लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहेगा। इसी के बाद में कार्स्ट लैंडफॉर्म में बहुत सारे हमको जॉइंट्स और क्रीवाइसेस देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब ये जो जॉइंट्स होते हैं, क्रीवाइसेस होते हैं, क्रैक्स होते हैं, इसी से पानी नीचे जाता है और फॉर्म करता है अलग अलग लैंडफॉर्म्स, जिसको हम लाइमस्टोन पेवमेंट के नाम से आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ अभी तक का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अब हम डायरेक्टली मूव कर रहे हैं अलग अलग टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स पे, जिसमें सबसे पहला जो हम लैंडफॉर्म पढ़ेंगे वो होगा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्टेलेक्टाइट और दूसरा स्टेलेग्माइट। और इन दोनों के फॉर्म होने के कारण एक तीसरा लैंडफॉर्म भी बनता है जिसको केव पिलर बोलते हैं। सब एक ही डायग्राम में आप समझने वाले हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये पूरी एक रॉक है। समझ में आई आपको बात? क्या है ये? रॉक है। अच्छा, कौन सी रॉक है? लाइमस्टोन की, जो कौन से फॉर्मूले से बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। चलिए, अच्छी बात है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, आपको पता है कि अगर इसके ऊपर पानी या बारिश हो रही होगी तो पानी नीचे आएगा, ठीक है। अब अगर ये पानी नीचे आएगा तो होता क्या है कि जो बूंदें होती हैं, ये बूंदें नीचे गिरेंगी। कहां तक गिरेंगी? यहां नीचे तक पूरी। मगर कुछ बूंदों में से, अच्छा, इन बूंदों में कंपोजिशन क्या है, मतलब ये कौन किसकी बूंदें? ये कैल्शियम की बूंदें, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो होगा क्या, बूंदें नीचे तो गिरेंगी मगर कुछ बूंदें कैल्शियम पीछे छोड़ती जाएंगी। समझ में आई बात? तो होगा क्या, जब कुछ बूंदें पीछे कैल्शियम छोड़ती जाएंगी तो ये ऐसी आकृतियां बना देंगी। ये बहुत लंबे टाइम में बनती है, ऐसा नहीं कि एक दिन में कि कुछ बूंद नीचे गिर रही है और कुछ ऊपर ही कैल्शियम छोड़ दिया तो ये बनने लग गए। नहीं नहीं, बहुत लंबे टाइम तक जब ऐसा होता है कि बूंदें नीचे गिरना शुरू करती हैं, मगर कुछ बूंदें क्या करती हैं, कैल्शियम पीछे ही छोड़ देती हैं। तो धीरे धीरे वहां पे मर्ज होते होते, कंबाइन होते होते ये आकृतियां बन जाती हैं ऐसे फॉर्म में। समझ में आई आपको बात? तो ये होता है स्टेलेक्टाइट, जब ऊपर से ऐसी आकृतियां बने। अब जैसा मैंने बताया कि बूंदें नीचे तक भी जाएंगी, ये तो कुछ बूंदें ही होती है ना जो पीछे कैल्शियम छोड़ देती हैं, बाकी तो नीचे तक आ ही रही हैं, ये आपने देख लिया। तो ये नीचे आके भी जमेंगी और नीचे से ऊपर भी आकृतियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये नीचे से जब बनना शुरू होती है तो उसको स्टेलेग्माइट बोल देते हैं। क्लियर?
अब ध्यान से देखो कि जब ऊपर से भी आकृतियां बन रही हैं, नीचे से भी आकृतियां बन रही हैं, तो आपको नहीं लगता एक टाइम पे जुड़ जाएंगी, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है जुड़ी हुई। तो जब ये जुड़ जाएंगी तो ये ऐसा नहीं लगेगा आपको कि तो एक ही है, वो तो हमने पढ़ ली, इतनी सारी चीजें तो हमको पता है। नॉर्मल आदमी को दिखाओगे तो उसको क्या लगेगा कि नीचे से ऊपर उठी होगी और ये एक ही है, मगर ऐसा नहीं होता, हम जानते हैं, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। तो जब ये एक जैसी लगती है तो इतने बड़े हॉल में जब ये ऐसे बिल्कुल खड़े खड़े बन जाते हैं तो हमें लगता है कि ये पिल्लर है। समझ में आई बात? तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि इन दोनों से मिलके ही केव पिल्लर बनेंगे, और जब ये पूरे मर्ज हो जाते हैं ना ऐसे, तो इन्हें हम केव पिल्लर बोल देते हैं। बस इतनी सी बात थी। इसके बाद में जो अगला लैंडफॉर्म बनाया जाता है उसका नाम है टेरा रोसा। अब ये टेरा रोसा कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि हम लोग आयरन पे पढ़ते हैं आयरन पे। आयरन क्या बना देता है? फेरिक ऑक्साइड, राइट? हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल उसी तरह ये टेरा रोसा भी क्या होता है, ये रेड क्ले सॉइल होती है। अब आपका सवाल है कि फिर आप इसको लाइमस्टोन लैंडफॉर्म में क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो सॉइल में पढ़ाना चाहिए। हाँ, इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब लाइमस्टोन एक्सपोज हो जाता है ना सरफेस पे, तो वो इस तरीके का लैंडफॉर्म बनाता है। क्लियर? किसके कारण ये बनाता है? बहुत सारी वेदरिंग रेसिड्यू के कारण। वेदरिंग रेसिड्यू के कारण ये लैंडफॉर्म दैट इज टेरा रोसा लाइमस्टोन बनाता है। इसके बाद में जो अगला लैंडफॉर्म जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, इसको हम लैपिस कहते हैं। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया था, ये क्या है? ये लाइमस्टोन है। ये खाली जगह जो है, ये जो आपको दिख रही है, ये खाली जगह क्यों है? क्योंकि यहां पे भी एक टाइम पे कैल्शियम कार्बोनेट था, मगर हुआ ये कि यहां पे पानी गिरा और यहां से इसने लाइमस्टोन को पूरा खत्म कर दिया। समझ में आई बात? तो यहां से खत्म कर दिया, यहां से खत्म कर दिया, यहां से खत्म कर दिया। तो जो ये लैंडफॉर्म दिखा हमें स्टेप वेल के जैसा, इसको हमने, क्योंकि नाम तो देना पड़ता वरना समझ में कैसा था कि लैपिस की बात कर रहे हैं, राइट? तो इस लैंडफॉर्म को हमने लैपिस नाम दे दिया। बस इतनी सी बात थी। क्लियर दोस्तों? इसके बाद में अगला जो लैंडफॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सिंक होल। खैर, होल तो आप सबको दिख ही गया होगा, राइट? अगर मैं नहीं भी बताता तो आप समझ जाते कि ये होल की बात तो करेगा। अब होता क्या है, ये होल कैसे बनता है? जब रेन वाटर कंसंट्रेट हो जाता है एक लोकेशन पे, तो आपको पता है रेन वाटर क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा। तो डिसॉल्व करते करते ये एक फनल शेप की आकृति बना देता है, और इस फनल शेप की आकृति को हम लोग सिंक होल बोलते हैं। अब आगे चल के सिंक होल से रिलेटेड आपको कुछ और भी चीजें जानने को मिलेंगी, तो आप डरना मत, ये सब एक ही जैसी चीजें होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा इनमें से डिफरेंस होता है। क्लियर? जैसा मैंने बताया कि जो सिंक होल होते हैं वो फनल शेप के होते हैं, मतलब ये कुछ इस तरीके के होते होंगे। क्लियर? इसका मतलब इनका जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, मगर ये लैटरली बहुत लंबे होते हैं। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते थे। अब जब ये सिंक होल है, क्योंकि देखो बारिश आज हुई है तो खत्म थोड़ी हो गई, बारिश तो आगे भी आएगी ना। अब एक बार सिंक होल तो बन गया, तो आपको नहीं लगता कि और पानी आएगा तो ये सिंक होल और बढ़ेगा? तो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो जब इसका ग्रेजुअल एनलार्जमेंट होता है ना, किसका? सिंक होल का, तो ये स्वेलो होल बन जाता है। क्लियर? क्या बन जाता है? स्वेलो होल। अगर और ज्यादा इसमें एनलार्जमेंट हो गया तो ये बन जाता है डॉलिन्स। ये सिर्फ एक ही टाइप के अलग अलग जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं, जैसे कोई छोटा कोई बड़ा उससे बड़ा, तो बस अलग अलग नाम दिए और कुछ भी नहीं। आप तो सिर्फ इतना याद रख लो कि सिंक होल और बड़ा होगा तो स्वेलो होल और बड़ा होगा तो डॉलिन्स। अगर डॉलिन्स भी और बड़ा हो गया, जैसे मान लो बहुत सारे स्वेलो होल्स बन गए और स्वेलो होल्स आपस में मिलने लग गए, फिर क्या होगा? तो इनको कलेक्टिवली हमने एक और नाम दे दिया, सॉल्यूशन होल। तो आपसे अब कोई भी तरीके का होल पूछें तो आप सबसे पहले कास्ट लैंडफॉर्म में लाइमस्टोन को ढूंढने लग जाना। क्लियर? तो आखिरी में इसमें एक और तरीके का होता है, वो मैं बता के इसको एंड करता हूं, सॉल्यूशन पैन। ठीक है? अब सॉल्यूशन पैन का क्या मतलब है? बेसिकली ये होता डोलाइन जैसा है। सबसे पहले तो ये याद रखना, किसके जैसा होता है? डोलाइन के जैसा। तो कुछ तो डिफरेंस होगा। हाँ, इसकी जो डेप्थ होती है वो शैलो होती है, मतलब कम होती है, तो शैलो डेप्थ। अच्छा, फिर ये इससे कैसे अलग होता है सिंक होल से? क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बताया था कि डेप्थ तो कम होती है, तो ये इसलिए अलग होता है क्योंकि सॉल्यूशन पैन ज्यादा बड़ा होता है सिंक होल से। ऐसा भी ध्यान रख सकते हो। क्लियर? और इसका जो एरिया होता है वो बहुत लार्ज होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है? और इसका एरिया कम है, किसका? सिंक होल का। ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद जो हमारा अगला लैंडफॉर्म जो हमें डिस्कस करना है वो है कोलैप्स सिंक। अब नाम से समझ में आएगा दोस्तों, कोलैप्स होगी कोई चीज। देखो यहाँ पे
क्ले का ओवरबर्डनिंग हो रहा है ना, पानी नीचे जाना, यहाँ पे कार्बोनेट बेडरॉक होना मतलब CaCO3 होना। तो क्या होगा, यहाँ तो क्ले से पानी नीचे जाएगा, परकोलेट होता है ना पानी, हम जानते हैं। पानी नीचे जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट वाले बेडरॉक पे जाएगा, और यहाँ गया तो सॉल्यूशन को आपको पता ही है मिक्स करने लग जाएगा, या मैं कहूँ डिजोल्व करने लग जाएगा अपने अंदर। तो पहले देखो थोड़ा सा ऐसा बनेगा, फिर और बड़ा होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस पे अगर खड़े हो रहोगे तो ये पूरा फट जाएगा और आप नीचे आ जाओगे। एक्चुअली में ऐसा होता है, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्ट करा। अब आपने तो क्या सोच के करा कि यहाँ पे मिट्टी है, मगर धीरे धीरे 10 साल 20 साल 30 साल के बाद में ऐसा हो सकता है कि यहाँ से पूरा ये खत्म हो जाए और जो इसके ऊपर घर बने हो सीधे के सीधे नीचे आ जाए। तो ये जो कैविटी डेवलप करता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये बहुत घातक भी होता है, बहुत डिजास्ट्रस होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला जो लैंडफॉर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कार्स्ट लेक्स। अब ये तो क्या ही समझाऊं मैं, क्योंकि जिस तरीके से, याद करो हमने जब ग्लेशियर के लैंडफॉर्म पढ़े थे वहां पे हमने क्या पढ़ा था, सर्क लेक के बारे में, याद है आपको? हमने क्या देखा था, अलग अलग सर्क से जब नीचे आता है पानी तो एक लेक में आ जाता है और उसको हम सर्क लेक बोलते थे क्योंकि सर्क से पानी आ रहा है। तो यहाँ पे कार्स्ट लेक कैसे बनती है, जैसे मान लो यहाँ पे एक डोलाइन बन गया। डोलाइन का क्या मतलब है, अभी देखा था ना हमने, जल्दी से देख लो कि जब सिंक होल बड़ा होता है तो स्वेलो होल बनता है, स्वेलो होल बड़ा होता है तो डोलिन बन जाता है, मतलब एक गड्ढा, ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है। अब क्या होता है, जब इस गड्ढे में बहुत सारी क्ले डिपॉजिट हो जाती है नीचे। अब क्ले डिपॉजिट होती है तो आप ध्यान रखना कि पानी इसके ऊपर टिक जाता है, और पानी जब इसके ऊपर टिक जाएगा और बारिश होगी तो ऐसी लेक जैसा बन जाएगा, और इसी को हम कार्स्ट लेक बोल देते हैं। क्लियर? तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद में अगला जो लैंडफॉर्म जिसको हमें डिस्कस करना है, इसको पोलजेस या फिर उवाला कहा जाता है। अब मैंने यहीं पे क्यों लिखा, ऊपर नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जहां पे लिखा है ये इसी ग्राउंड को पोलजेस या उवाला कहते हैं। देखने की कोशिश करो, यहां पे देखने की कोशिश करो कि इसके पूरे आसपास में लाइमस्टोन के आपको अवशेष देखने को मिल रहे होंगे, मगर बीच में एक बहुत बड़ा, जहां पे मैंने लिखा हुआ है ये एक प्लेन एरिया है, तो इसी प्लेन एरिया को पोलजेस और उवाला कहते हैं। हालांकि पोलजेस और उवाला में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मगर हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये पोलजेस और उवाला क्या डोलिन से रिलेटेड है, तो हाँ, ये डोलिन से ज्यादा बड़े होते हैं। तो देखो एक और हमको बड़ा चीज मिल गई डोलिन से। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिप्रेशन आपको देखने को मिल रहा होगा, मिल रहा है नहीं, देखने की कोशिश करो। आसपास जितनी भी लोकेशन है, जितनी भी ये जो दिख रही है, ये सारी ऊपर दिख रही है, आपको दिख रही है नहीं? ठीक है, तो ये सारी ऊपर है और बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया है, जिस कारण से एक फ्लैट एरिया डेवलप हो गया है, और यहां से आपको एक नदी भी बहती हुई दिख रही होगी, देखो ध्यान से ये। ठीक है, तो यहां से ऐसी नदी भी बहती है, यहाँ पे एलुवियल डिपोजिशन भी होता है, और एक बिल्कुल प्लेन एरिया है, समतल, जैसे हम हमारे उत्तर प्रदेश का एरिया नहीं बोलते हैं कि गंगा नदी आई, उस तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है जो लैंडफॉर्म हमें पढ़ना है, उसका नाम है केव, जिसको कैवर्न्स भी बोलते हैं। अब ये आप सिर्फ यहाँ पे देख लो, ये बनते कैसे मैं आपको इस इमेज में समझाऊंगा। देखो दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पे इस इमेज में हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक तो केव और दूसरा पोनोर। देखो ये वाटर टेबल दिखाई हुई है आपको, ये पानी है, ठीक है। अब ये पानी नीचे जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि ये लाइमस्टोन है, रिश्ता हुआ जाएगा। अब ये पानी क्या होगा, अलग अलग चैनल से जा रहा है, देखो चैनल दिखाई हुई है। इस चैनल से पानी जब जा रहा है तो देखो इसने एक ऐसा केव डेवलप कर दी, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये केव है एक्चुअल में ये। अब ये केव में क्या होगा, पानी चला जाएगा, और आपको लग रहा है, देखो ये ऊपर सरफेस है, कौन सी, हमारी अर्थ की, दिख रही है नहीं, ये वापस देखो। तो आपको नहीं लगता कि अर्थ की सरफेस से पैरेलल ये केव डेवलप कर रहा है? तो बस इसी चीज को केव बोलते हैं। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो केव होती हैं क्या ये सरफेस के पैरेलल चलती हैं? तो हाँ। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पैसेजेस होते हैं जिसके थ्रू पानी ट्रांसफर होता है इन केव्स में, उसको क्या बोलते हैं? तो बस उसी को पोनोर बोलते हैं। तो क्या समझा हमने, पोनोर आर द पैसेजेस, ये वाले जिससे पानी जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, केव्स में। इसके बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं कार्स्ट विंडो। देख के लग रहा होगा खिड़की जैसा लग रहा है, कभी भी खुल सकती है, क्लियर। और एक्चुअल में ऐसे ही होता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइमस्टोन है अभी, जो कि गिरा नहीं है, नीचे नहीं आया है, मगर आ तो सकता है। और ये जो बीच का आपको हॉलो पोर्शन दिख रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ से लाइमस्टोन हट चुका है, ठीक है। तो किसी भी दिन ये भी पूरा नीचे आ जाएगा,
मगर जब तक नहीं आया है, ये बीच से हमको जब स्पेस दिख रही है तो इसको हम कार्स्ट विंडो बोलते हैं। क्लियर? और हमें इससे अंदर से एक स्ट्रीम आती हुई बाहर दिखती है। क्लियर दोस्तों? चलिए, इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं ब्लाइंड वैली। नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई चीज अदृश्य हो जाना। जैसे मान लो ये जो स्ट्रीम थी यहां से चलना चालू हुई 1 पॉइंट से। अब होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्ट्रीम खो जाती है ना, चली चली एकदम से यहाँ पे गड्ढा मिल गया, ये नीचे उतर गई। और यहाँ पे क्यों मिल गया गड्ढा? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यहाँ से डिसॉल्व कर दिया होगा मटेरियल। तो हमें लगेगा कि नदी जो है वो अंदर जमीन में चली गई, हमें आगे दिखेगी नहीं। हाँ, जब इसको आगे चल के नॉन पोरस रॉक कोई मिलेगी, है ना, तो क्या होगा, तब ये एज अ स्प्रिंग कहीं से निकलती हुई हमें दिखेगी। समझ में आई दोस्तों बात? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड वैली। इसके बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं नेचुरल ब्रिज। फिर से नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा ब्रिज है जो नेचर के द्वारा बनाया गया होगा। और नेचर के द्वारा मतलब क्या? ये लाइमस्टोन के द्वारा बनाया गया है। कैसे? क्योंकि जो रेसिड्यूज पीछे बच गए, उन रेसिड्यूज ने इकट्ठा होकर बहुत सालों में 2 एंड को कनेक्ट कर दिया। पहला एंड ये और दूसरा एंड ये, और यहां से कनेक्टिविटी दे दी इस ब्रिज के नाम से। क्लियर? तो इसको नेचुरल ब्रिज बोलते हैं। तो दोस्तों, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर द लाइमस्टोन लैंडफॉर्म्स। उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी और समझी होंगी। अगर हाँ, कमेंट में जरूर बताना। ऑल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, माइट दे ऑल्सो नीड एन लाइक इफ यू शेयर विद देम। इन द एंड, कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।